प्रथम वर्ष के ई लेक्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हमारे जो ई लेक्चर का कंटेंट है वो आज भी कंटिन्यू है, व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण, जिसमें हम संसदीय नियंत्रण की जो बात कर रहे थे उसमें कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो है अविश्वास प्रस्ताव। जब सरकार की कोई नीति या कार्यकरण पूर्णतया अंशतः दोषपूर्ण हो जाता है या किसी तरह से आपत्तिजनक हो तो विपक्षी दल द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। सरकार की किसी नीति से असंतुष्ट होने पर संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे निंदा प्रस्ताव भी कह सकते हैं और इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। सरकार का संसद में बहुमत होने के कारण ज़्यादातर ये प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाते हैं, किंतु फिर भी सरकार के दोषों को उजागर करने का जो है ये महत्वपूर्ण अस्त्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात मतदान होता है। यदि विपक्षी दलों की जीत होती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है कि इसको लाने से पहले इस प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। ठीक इसके विपरीत एक और बात होती है विश्वास मत, यानी कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार या जो सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ये प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रस्तुतकर्ता सदन में अपना बहुमत या विश्वास सिद्ध करते हैं। यदि इस प्रस्ताव पर मतदान के पश्चात सरकार अल्पमत में हो तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हम बातचीत कर चुके हैं। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव। 3 तरह के होते हैं। नीतिगत, यानी सरकार की नीति में कटौती, इस पर भी हम बजट में चर्चा कर चुके हैं। अर्थगत और प्रतीकात्मक। संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण। संसद की समितियों के संबंध में सरकार के कार्यों का समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए जो संसदीय समितियां बनाई जाती हैं उनके माध्यम से भी नियंत्रण रखा जाता है। ये समितियां दलीय भावना से मुक्त होने के कारण सरकारी कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करती हैं। ये समितियां हैं परामर्श समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, अधीनस्थ समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति आदि। एक और नियंत्रण का माध्यम होता है ऑडिट, लेखा परीक्षण। सरकार को प्रशासन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सरकार धन की व्यवस्था बजट के माध्यम से संसद से कराती है। संसद अपने अभिकरणों के माध्यम से इस धन की मांग पर नियंत्रण करती है। इन अभिकरणों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह संसद की ओर से सभी मंत्रालयों व विभागों की आय व्यय का परीक्षण कर संसद के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। संसदीय नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं। यद्यपि एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण साधन है, सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका का प्रशासन पर शक्तिशाली नियंत्रण होता है, किंतु व्यवहार में यह नियंत्रण इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना दिखाई देता है। इसकी मुख्य सीमाएं इस प्रकार हैं। कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों की अपर्याप्तता। कई बार ऐसा भी होता है कि सभी संसद सदस्य संसद की कार्यवाहियों में रुचि प्रकट नहीं कर पाते हैं, बल्कि सभी दलों में कतिपय 2-4 सदस्य ही पूर्ण रूप से मुखर एवं सक्रिय नजर आते हैं। संसद सदस्यों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो भी निर्धारित नहीं है, तो इसलिए प्रशासनिक जटिलताओं पर नियंत्रण स्थापित करने में पर्याप्त रूप से वो दक्ष नहीं होते हैं। प्रशासन व जनता के बीच में बहुत गहरी खाई होती है। अधिकांश सदस्य दलीय राजनीति के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं आ पाते और पूर्ण सक्रियता तथा उद्देश्यपरकता जो है दिखाई नहीं देती है। दलीय राजनीति का हम कह सकते हैं कि संसद की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि प्रचंड बहुमत के समय सरकार के सामने जो विपक्षी दल है उसकी स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अगर अल्पमत में सरकार होती है तभी वो नियंत्रण प्रभावी हो पाता है। नीति निर्धारण एवं कानून निर्माण में लोक सेवक ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका की भूमिका कमज़ोर हो जाती है। सांसदों के पास वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी और कानूनी विषय में जो दक्षता का है वो अभाव होता है। इस कारण भी संसदीय नियंत्रण प्रभावी नहीं हो पाता है। विश्व के अधिकांश देशों में प्रशासन पर प्रायः विधायी नियंत्रण जो है वो प्रभावहीन ही दिखाई देता है। भारतीय विधानमंडलों में विगत लंबे समय से जो नैतिक गिरावट आ रही है, जो हम देखते हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त, उनको बंद रखना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही जो है हम कह सकते हैं कि ये एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब संसद सदस्य स्वयं ही नियंत्रित नहीं है तो वह प्रशासन को किस प्रकार से नियंत्रित करेगा। संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार 10-11 वर्षों के पश्चात भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में वह प्रश्न उठता है कि संसदीय नियंत्रण किस तरीके से प्रभावी हो। कई बार दलीय भावना से ग्रस्त होकर अनावश्यक प्रश्न भी संसद में पूछे जाते हैं, जिससे जो है उनका असर जो है निरर्थक दिखाई देता है। तो ये आज हमने चर्चा की कि व्यवस्थापिका के द्वारा नियंत्रण। अगले लेक्चर में हम कार्यपालिका, लोक प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का अध्ययन करेंगे। सभी को धन्यवाद।